एपिसोड की शुरुआत में ही पाखी के चेहरे पर थकान और पैरों में दर्द साफ दिखाई देता है। तोशु उसकी तकलीफ देखकर उससे कारण पूछता है। पाखी झुलझुला कर कहती है कि राही जीतने के लिए इस कदर पागल हो चुकी है कि वह सबको सुबह सुबह उठा देती है और लगातार प्रैक्टिस करवाती है। वह कहती है कि अगर इस बार यह प्रतियोगिता नहीं जीते तो राही हम सबको कच्चा चबा जाएगी। ऊपर से मेरी नौकरी भी खतरे में है और प्राइज मनी भी हाथ से निकल जाएगी। तोशु हैरान होकर पूछता है कि आखिर नौकरी क्यों जाएगी। पाखी मन भारी करके बताती है कि मीता जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उसने सैलून से प्रोडक्ट चुराकर बाहर बेचे थे। तोशु व्यंग करता है कि आखिरकार सबको ये तो पता चल ही गया कि तुम चोर हो। बाकी तुरंत पलट कर जवाब देती है कि मुझे ही पता है, आपने घर के बर्तन बेचे हैं। तोशु मुस्कुराता है और कहता है कि तुमने भी तो प्रार्थना का हार चोरी किया था। पाखी सफाई देती है और वह चोरी नहीं थी। उसने ये सिर्फ डांस रानी को घर से बाहर निकालने के लिए ऐसा किया था। लेकिन वह यह भी जोड़ती है कि मम्मी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था और मैं उसका बदला फाइनल में लेकर रहूंगी। मम्मी को हराए बिना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तोशु गंभीर होकर कहता है कि मम्मी को हराना इतना आसान नहीं है। पाखी के चेहरे पर जिद और गुस्सा साफ झलकता है और वह मन ही मन ठान लेती है कि किसी भी तरह अनुपमा को और इस प्रतियोगिता से बाहर करना होगा। उसी समय उसके दिमाग में एक चालाक प्लान आकार लेने लगता है। दूसरी ओर गौतम अपने कमरे में बैठा अनुपमा की फोटो को घूर रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही होती है। उसे अनुपमा की बातें, उसकी डांट और पिटाई बार बार याद आ रही होती है। साथ ही पराग की बातें भी उसके कानों में गूंज रही होती है। जिस गुस्से में वह कमरे की चीज़ें इधर उधर फेंक देता है। वह मन ही मन अनुपमा से बदला लेने का फैसला करता है। उसके होठों से कसम निकलती है कि प्रतियोगिता से पहले वह अनुपमा की ज़िंदगी को ऐसी तबाही मचाएगा कि उसका सब कुछ राख हो जाएगा। गुस्से और शराब के नशे में डूबा गौतम आग बबला होकर अनुपमा की फ़ोटो को घूरता रहता है। उधर अनुपमा घर की औरतों के साथ मराठी पोशाक पहनकर आती है। सभी उसकी तारीफ और बाकी महिलाओं की खूबसूरती देखकर तारीफ करने लगते हैं। जिग्नेश मजाक में पूछता है कि क्या गणपति विसर्जन है। बाबूजी हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, आज कोई और त्यौहार है। अनुपमा बताती है कि आज वे सब मंगला गौरी की पूजा करने जा रही हैं। लीला ताना देती है कि यह तो मराठी लोगों का त्यौहार है। अनुपमा शांत स्वर में जवाब देती है कि क्या भगवान कभी किसी बॉर्डर से बंधते हैं। भगवान किसी एक राज्य या जाति के थोड़े होते हैं, वे सबके होते हैं। पूजा और त्यौहार भी सबके होते हैं। मनोहर जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुंबई में उन्होंने औरतों को यह त्यौहार मनाते देखा है, लेकिन गुजरात में पहली बार देखेंगे। किंजल उत्सुकता से पूछती है कि यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अनुपमा बताती है कि यह पूजा खास तौर पर दीपा और प्रार्थना के लिए है, क्योंकि उनकी शादी अभी अभी हुई है। वह विस्तार से समझाती है कि महाराष्ट्र में श्रावण मास में नई दुल्हनें हर मंगलवार व्रत रखती हैं। जब माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए तप किया था, तब उनके उस स्वरूप को मंगला गौरी कहा गया, इसलिए इस पूजा का इतना महत्व है। अनुपमा बताती है कि इस पूजा में पुरुष शामिल नहीं हो सकते। सरिता कहती है कि पूजा के बाद नाच गाना होता है और कई खेल भी खेले जाते हैं। किंजल को यह सुनकर हैरानी होती है और वह पूछती है कि पूजा के साथ खेल क्यों। अनुपमा बताती है कि पुराने ज़माने में लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती थी, इसलिए त्यौहार और पूजा के बहाने वे गेम खेल लेती थी ताकि एक दिन तो वे खुलकर अपना बचपन जी सके। जसप्रीत गहरी सांस लेकर कहती है कि आजकल हम त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन उनके पीछे का असली कारण भूल जाते हैं। अनुपमा सहित सहमति से सिर हिलाती और कहती है कि हर त्यौहार की अपनी एक गहरी कहानी होती है जिसे याद रखना ज़रूरी है। दीपा भी बोल उठती है कि नई दुल्हनों के लिए इस पूजा का बड़ा महत्व है। इसी बीच भारती उत्सुक होकर पूछती है कि क्या राही, माही और परी इस पूजा में आएंगी। अनुपमा कहती है कि उसने परी को मैसेज किया था, लेकिन पक्का नहीं कि वह आएगी। तभी अचानक राही, माही और परी वहाँ आ जाती हैं। अनुपमा का चेहरा खिल उठता है, लेकिन जसप्रीत तुरंत ताना मारती है कि मुझे तो लग रहा था कि यह लोग घर में बैठकर कोई साजिश रच रही होंगी। राही गुस्से में कहती है कि मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि घर में पूजा थी, वरना मैं आती ही नहीं और न किसी को आने देती। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन अनुपमा मन ही मन अनु से प्रार्थना करती है कि वे उसका साथ दे। दूसरी तरफ पराग घर लौट रहा होता है और गौतम अपने कमरे में शराब का गिलास थामे बैठा होता है। पराग जब गौतम के कमरे के सामने से गुजरता है तो अंदर झांकता है
गौतम उसे देखकर तुरंत ध्यान करने का नाटक करने लगता है। पराग बिना शक किए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गौतम फिर से अनुपमा की फ़ोटो उठाता है और तिरस्कार से कहता है कि तुमने मुझे कमीना कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें असली कमीनापन दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी तबाही मचाऊंगा कि तुम्हारी दुनिया राख हो जाएगी। यह कहकर वह फिर से शराब पीने लगता है और अपनी खतरनाक साजिश के जाल बुनने लगता है। उधर घर में पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। दीपा और प्रार्थना बड़ी श्रद्धा से मंगला गौरी की पूजा करती हैं। महिलाएं गाना गाती और खेलने की तैयारी करती हैं। वातावरण भक्ति और उत्सव के रंग में रंग जाता है। लेकिन इसी शांति के बीच पाखी अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बना रही है और गौतम अपने कमरे में अनुपमा की ज़िंदगी बर्बाद करने की कसम खा रहा है। एक तरफ भक्ति और विश्वास का माहौल तो दूसरी तरफ षड्यंत्र और बदले की आग। आने वाले समय में ये दोनों धाराएं मिलकर अनुपमा की ज़िंदगी में तूफान ला सकती हैं। पूजा के बाद घर में वातावरण पूरी तरह भक्ति और उल्लास में भर जाता है। प्रार्थना और दीपा मंगला गौरी की आरती करती हैं और बाकी सभी औरतें मिलकर भगवान की स्तुति करती हैं। जैसे ही आरती पूरी होती है तालियों और मंत्रों की गूंज पूरे घर में फैल जाती है। इसके बाद अनुपमा सभी को डांस करने के लिए कहती है। महिलाएं मराठी स्टाइल में डांस करती हैं। नाव चलाने की स्टाइल में सब मिलकर थाली में बैठकर घूमते हैं। चारों तरफ ढोल ताशे जैसी ऊर्जा दिखाई देती है। अनुपमा का चेहरा संतोष से चमक रहा होता है, जबकि पाखी डांस करते करते भी डांस रानीज को घूर रही होती है। उसके चेहरे पर साफ झलकता है कि उसके मन में कोई चालाक साजिश पल रही है। डांस के बाद सभी औरतें एक साथ बैठती हैं और खेलने की तैयारी शुरू करती हैं। इधर दूसरी तरफ एक घर के पुरुष अलग कमरे में लूडो खेल रहे होते हैं। जिग्नेश अधीर होकर कहता है कि बाहर सभी औरतें मज़े कर रही हैं और आप लोग यहाँ बैठकर लूडो खेल रहे हैं। मुझे भी बाहर जाना है। बाबूजी और तोसू उसे समझाते हैं कि वहाँ आदमियों का जाना मना है। मनोहर जी उसे लूडो खेलने के लिए राज़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिग्नेश जिद करता है कि उसे लूडो नहीं कोई दूसरा खेल चाहिए। अंश हंसते हुए पूछता है कि कौन सा खेल खेलना है। जिग्नेश उत्साहित होकर कहता है कि मुझे छुपन छुपाई खेलनी है। सब लोग मना कर रहे हैं, लेकिन जिग्नेश जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार मनोहर जी कहते हैं कि ठीक है, पहले हम सब छुप जाते हैं और तुम हमें ढूंढना। जिग्नेश खुशी से गिनने लगता है और सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जिग्नेश भूल जाता है कि वह कौन सा खेल खेल रहा था। वह आराम से बैठकर फलों का मज़ा लेने लगता है और बाकी सब छुपे हुए परेशान हो जाते हैं कि अब कौन ढूंढेगा। उधर पूजा वाले कमरे में महिलाएं अगला खेल शुरू करने की तैयारी कर रही होती हैं। प्रार्थना कहती है कि अब हम फुगड़ी खेलेंगे। लीला उत्साह से कहती है कि मैं भी खेलूंगी, लेकिन सरता तुरंत मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये तेरे पैरों में दर्द हो जाएगा। लीला और सरता के बीच हंसी मजाक वाली बहस छिड़ जाती है। अनुपमा दोनों को शांत कराती है और कहती है कि खेल में मजाक तभी आएगा जब सब शामिल होंगे। मज़ा तभी आएगा जब सब शामिल होंगे। प्रार्थना बताती है कि सब लोग चिट निकालेंगे और जिनके नंबर एक जैसे होंगे वे एक टीम बनाकर फुगड़ी खेलेंगे। सभी खुश होकर चिट निकालते हैं। लीला और सरता का नंबर एक जैसा आता है। पाखी और अनीता का नंबर भी एक जैसा आता है। फिर जसप्रीत और माही का नंबर एक जैसा निकलता है। अनुपमा पूछती है कि 3 नंबर किसका आया है। तभी राही आगे बढ़कर कहती है कि मेरा 3 नंबर है। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। पाखी ताना मारती है कि अगर मम्मी और राही एक ही टीम में होंगी तो मम्मी की टीम हार जाएगी। जसप्रीत गंभीर स्वर में कहती है कि पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, दोनों सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को एक ही टीम में डाल दिया। भारती आशावादी अंदाज में कहती है कि भगवान कुछ अच्छा ही करना चाहते होंगे। इसी बीच पाखी माही के कान में जाकर अपनी चालाक साजिश बताती है। वह हंसते हुए कहती है कि अब देखना कि कैसे खेल के बहाने में मम्मी की टीम का खेल बिगाड़ देती हूँ। खेल शुरू होता है और सभी हाथ पकड़कर फुगड़ी खेलने लगते हैं। चारों तरफ खुशी और ठहाकों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। अनुपमा राही से कहती है कि मैंने जानबूझकर 3 नंबर नहीं निकाला था, इसे भगवान की मर्जी समझ लो। राही तीखे स्वर में कहती है आप सही करने जाओगी तो भी ये गलत ही होगा। अनुपमा शांत रहकर कहती है कि गलत सिर्फ तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। राही भीतर गुस्से में उबल रही होती है और कहती है कि मुझे बस फाइनल तक आपको झेलना है, उसके बाद ना आप मेरे सामने आएंगी और ना मैं आपके सामने आऊँगी। अनुपमा धीरे से जवाब देती है कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है इसका अंदाज़ा हमें नहीं होता। फुगड़ी खेलते हुए लीला थक जाती है और सरता उसे छेड़ती है। सब हंसने लगते हैं। अनुपमा राही की ओर देखकर कहती है कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ये हो सकता है कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए। राही गुस्से में कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर भी जाऊँगी तो मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगी।
मांगने नहीं आऊँगी। अनुपमा उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। इसी टकराव के बीच एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक और भी चौंकाने वाली होती है। पाखी जानबूझकर खेल के दौरान अनीता को गिरा देती है। अनीता दर्द से चीख उठती है और उसका पैर चोटिल हो जाता है। डांस रानीज फाइनल मुकाबले के लिए परेशान हो जाती हैं क्योंकि एक अहम सदस्य खेल से बाहर ही हो गया है। जसप्रीत गुस्से में पाखी पर आरोप लगाती है कि यह सब उसने जानबूझकर किया। राही हंसते हुए कहती है कि अगर आप लोगों की किस्मत खराब है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तभी अचानक जसप्रीत एक बड़ा खुलासा करती हुए बताती है कि पराग अनुपमा से राही की जीत खरीदने आया था। यह सुनकर राही दंग रह जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और शक उभर आता है। माहौल अचानक से भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कहानी और पेचीदा होगी, जहां अनुपमा और राही की जंग और गहरी हो जाएगी और पाखी की साजिशें डांस रानीज की राह और कठिन बना देंगी। धन्यवाद।